नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये विज्ञान श्रृंखला का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो आप प्लीज़ उन्हें भी जाकर देख लें। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखा करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी रंग की। बाकी सारे ऑप्शन की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे कम होती है बैगनी की और लाल रंग की सबसे अधिक होती है। अगर हम नीले की बात करें तो नीला एक प्राथमिक रंग है, हालांकि लाल भी एक प्राथमिक रंग है, लेकिन नीला रंग एक प्राथमिक रंग है। अगर हम पीले की बात करें तो पीला रंग एक द्वितीयक रंग है। ठीक है, एक द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग वह रंग होता है जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल और नीले रंग के मिश्रण से प्राप्त होगा, यानी कि लाल और नीले को मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? आपका आंसर होगा मेजेंटा। यानी अगर लाल और नीले रंग को मिश्रण कर दें तो हमारा आंसर होगा मेजेंटा। मेजेंटा हमें रंग प्राप्त होगा। अदर ऑप्शन को देखते हैं। लाल एक प्राथमिक रंग है। देखिए, 3 प्राथमिक रंग होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद जो रंग बनता है उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगर हम पीकॉक नीला की बात करें तो यह भी एक द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग है। ठीक है, और अगर हम पीले की बात करें तो यह भी एक द्वितीयक रंग होता है। ठीक है, लाल और हरे को मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। श्वेत प्रकाश का किस प्रिज्म से होकर गुजरने पर कई रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? अगर श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है और अपने कई रंगों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन होगा आपका डी। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है किसी भी अवरोध से टकराकर वापस आना, परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन वास्तविक चीज़ों का ना होकर आभासी चीज़ें देखना, अपवर्तन कहलाता है। और प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण चीज़ों का फैलना या बिखरना होता है। देखिए, अपवर्तन के तहत ही हमें उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है, तारे टमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हर्ट्ज मात्रक है, यानी हर्ट जो है वो किस चीज़ का मात्रक है, किस राशि का मात्रक है? तो आपका आंसर होगा आवृत्ति का। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, तीव्रता का मात्रक बेल होता है, तीव्रता का मात्रक बेल होता है। ठीक है, आयाम और दोलन आप जानते हैं, दोलन करने वाली वस्तु जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है उसे दोलन कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है, घट जाता है, समान रहता है या अनंत हो जाता है? पृथ्वी तल से आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा तो किसी भी दोलन करने वस्तु को टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर होगा बढ़ जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के मान के कम होने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, चीज़ें बहुत देर से एक दूसरे की तरफ आएंगी, यानी कि दोलन करेंगी, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा पृथ्वी की, चाहे आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं। ठीक है, घट जाने की बात हो, घटना तब होता है, देखिए लंबाई पर निर्भर करता है दोलन काल। अगर दोलन की लंबाई घटा दी जाए तो आवर्तकाल भी घट जाता है। और अगर समान रहने की बात की जाए तो द्रव्यमान बढ़ने या घटने पर दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस सिचुएशन में समान रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, कि शून्य होता है, अनंत होता है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ऐसे हम शून्य कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व अंततः परिवर्तित हो जाते हैं कि सभी प्रकार के रेडियो तत्वों में अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह अंततः शीशे के रूप में परिवर्तित ना हो जाता है, यानी कि कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व अंततः शीशे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अदर ऑप्शन में
ऑक्सीजन O2 है और ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, सभी जीवधारी ऑक्सीजन लेते हैं। शीशे की बात करें, इसका फॉर्मूला Pb है, लेड। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है मोज़ले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है मोज़ले ने। अगर प्राथमिक जो पहली आवर्त सारणी बनी थी तो वो मेंडलीफ ने बनाई थी, तो आपका आंसर होगा मोज़ले। अगर कहें कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी तो वो बनाई थी मेंडलीफ ने, लेकिन जो बाद में बनाई गई वो मोज़ले ने बनाई। और मोज़ले की जो आवर्त सारणी थी वह परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि किस चीज़ पर आधारित थी। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन या क्रिप्टॉन। तो नोबल गैस को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन ये सभी अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, हीलियम का संकेत He होता है, आर्गन का Ar होता है और क्रिप्टॉन का Kr होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम आवारा गैस भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम आवारा गैस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाला तत्व कौन सा होगा? 281 का मतलब हुआ, अगर सबको जोड़ दें तो 2 8 और 1 होता है 11। जिस भी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होगा उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, और वो होता है सोडियम का, यानी Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और कार्बन का 6 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हेपेटाइटिस बी होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से? यानी हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है वो किस जीव से होती है? तो वो होती है विषाणु से। विषाणु से आपका पोलियो भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, एड्स भी होता है। जीवाणु से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे आपका हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जीवाणु से होती हैं। कवक से आपका एथलीट फुट हो गया, गंजापन हो गया, ये सारी बीमारी होती हैं। और प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया इत्यादि होती हैं। ठीक है, सोने की बीमारी, मलेरिया आदि। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिरोसिस रोग किससे संबंधित है? यानी कि सिरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जिगर से। सिरोसिस मतलब लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जिगर संबंधित है, या यकृत भी लिखा हुआ हो सकता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो जो मधुमेह रोग होता है वो अग्नाशय से होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज। ठीक है, ये आपकी अग्नाशय से रिलेटेड होती है। ठीक है, हृदय आपको पता ही है, जिसे दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, फेफड़ों में आपका निमोनिया रोग जब होता है तो उससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? तो देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, रिकेट्स नाम का रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। अदर ऑप्शन देखते हैं। विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, ए का रेटिनॉल होता है और विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है। ए से रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से, बी से बेरी और ई से जनन क्षमता में, प्रजनन क्षमता में कमी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक क्रिया को रासायनिक क्रिया को तेज करते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक क्रिया को तेज करने में कौन भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या एंजाइम। आपका ऑप्शन होगा एंजाइम। एंजाइम कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, तो आपका आंसर होगा एंजाइम। जीवाणु से बीमारियां होती हैं, विषाणु से होती हैं और कवक से भी होती हैं। तो अभी आपको उससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी बीमारियां जीवाणु से होती हैं और कौन से विषाणु से और कौन से। अगला क्वेश्चन कहते हैं, किस अंग के द्वारा यूरिया रक्त से अलग किया जाता है?
हृदय से, फेफड़े से, गुर्दे से, आमाशय से। तो आपका आंसर होगा गुर्दे से, यानी किडनी से यूरिया रक्त से अलग किया जाता है। अदर ऑप्शन देखते हैं। हृदय से रक्त परिवहन होता है, फेफड़ों से श्वसन क्रिया होती है और आमाशय से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें और एक दो बार इसे रिवाइज भी कर लें ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े, आपको चीज़ें एक बार में याद हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।